अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉर्न-हैबर साइकिल, जिसको कि हम यूज करते हैं लेटेस्ट एनर्जी या लेटेस्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है। तो देखते हैं फिर बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट इसके बारे में है वो यही है कि इट इज यूज्ड टू मेजर लेटेस्ट एंथैल्पी या लेटेस्ट एनर्जी को हम इसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं, जो कि किसी और वे के साथ फाइंड आउट करना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल काम है। क्यों इम्पॉसिबल है वो बाद में जाके बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपके लिए एमसीक्यू बनाया जाता है कि बॉर्न-हैबर साइकिल के अंदर हम कौन सी एंथैल्पी को फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या होती है आपके पास लेटेस्ट एंथैल्पी। अब किस चीज की लेटेस्ट एंथैल्पी फाइंड करते हैं तो वो होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की जो लेटेस्ट एंथैल्पी होती है उस चीज को हम बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है कि आयनिक कंपाउंड्स की जो लेटेस्ट एंथैल्पी है वो किसकी मदद से फाइंड आउट की जा सकती है, बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से या इसके उल्ट। अब कौन से आयनिक कंपाउंड, तो वो होते हैं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कौन से आयनिक कंपाउंड, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, तो बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है ना, जो दो एटम से मिलकर बने वो बाइनरी कंपाउंड होगा। लेकिन आयनिक कंपाउंड, बाइनरी आयनिक कंपाउंड कौन से होगा, जो दो डिफरेंट आयन से मिलकर बने। जैसे Na+ और Cl नेगेटिव के मिलने से मेरे पास क्या बने, NaCl, ठीक है ना। ये दो डिफरेंट आयन से मिलकर बना है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी आयनिक कंपाउंड। इस तरह से आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे KBr हो गया, ठीक है, LiCl हो गया, NaI हो गया। इसी तरह से आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह हो गए, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह। इस तरह से बहुत ज्यादा आपके पास एग्जांपल है बाइनरी आयनिक कंपाउंड की। हाँ, यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू ये भी बना के दे सकता है कि चार आपको ऑप्शन देता है HI, ठीक है, HI और NaCl, CO, H2O। पूछता है कि इन चारों में से आपने हमें ये बताना है कौन सा बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। तो ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, सभी के सभी जो कंपाउंड हैं वो बाइनरी कंपाउंड्स हैं। लेकिन आयनिक कौन सा है, यही है, क्योंकि ये दो डिफरेंट आयन से मिलकर बना है, ठीक है। बाकी सारे कॉमन है तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, ये होगा आपका बाइनरी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। एमसीक्यू बना सकता है। अब यहाँ पे हमने बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से लेटेस्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है। तो मैं अब आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ लेटेस्ट एनर्जी या लेटेस्ट एंथैल्पी के साथ, ताकि जिस चीज को हमने कैलकुलेट करना है उसके बारे में हमें इल्म हो, ठीक है, और चीजें समझना आसान हो। इसी तरह से लेटेस्ट एंथैल्पी के बाद में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और लेटेस्ट एनर्जी या लेटेस्ट एंथैल्पी के दरमियान क्या फर्क है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, सपोज करो कि मेरे पास 1 मोल सोडियम आयन है, ठीक है, और ये कंबाइन करते हैं 1 मोल क्लोराइड आयन के साथ, तो आपको 1 मोल का मिलता है NaCl सॉलिड मिलता है, और ये दोनों गैस स्टेट के अंदर है। लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एंथैल्पी क्या होती है, वो कहता है कि जब 1 मोल सॉलिड NaCl का, ठीक है ना, 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल का जब बने किससे, अपने ही गैसेस आयंस के साथ, ठीक है, अपने ही गैसेस आयंस के मिलने से बने, तो उसके नतीजे में जितनी हीट खारिज होगी वो आपकी जो डेल्टा H होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा HL की, यानी कि लेटेस्ट एंथैल्पी इक्वल होगी। और इस केस में वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब यहां से यहां जाते हुए एनर्जी खारिज होनी है, ठीक है, और वो जो एनर्जी खारिज होगी वो किसके इक्वल होगी, एंथैल्पी कौन सी, लेटेस्ट एंथैल्पी के, ठीक है। मैं कहता हूं एनर्जी खारिज होनी है। एनर्जी खारिज क्यों होनी है, देखो यहाँ पे दोनों प्लस का और नेगेटिव का आयन है, लेकिन यहाँ तक जाते हुए उन्होंने क्या कर लिया है, आयनिक बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि एटम्स बॉन्डिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, स्टेबल होने के लिए। तो इस तरफ को आते हुए वो क्या हुए हैं, स्टेबल हुए हैं। अब स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यहां से यहां जाने में स्टेबल होना है तो क्या कब होंगे स्टेबल, जब एनर्जी को करेंगे कम करेंगे। तो यहां से यहां जाते हुए वो कर रहे हैं, एनर्जी को कम कर रहे हैं, इसीलिए एनर्जी कम करने का मतलब वो एनर्जी को निकाल रहे हैं, तो साइन नेगेटिव का यूज किया है। ये तो एक तरीका हो गया इसको एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका भी होता है कि हम यहां से वापस चले जाते हैं इस साइड को, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, जब हम यहां से यहां वापस आएंगे तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो एनर्जी की वो मिकदार जो आप एक आयनिक क्रिस्टल को तोड़ते हो, किसमें तोड़ना है, उसी के अपने गैसेस आयंस के अंदर तोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी लेटेस्ट होगी, ठीक है ना, लेटेस्ट एंथैल्पी होगी। तो ये प्लस के साथ होगी, क्यों, क्योंकि आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, मतलब आपकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो एनर्जी करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर भी आप की स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लेटेस्ट एंथैल्पी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी समझ लो ताकि पता रहे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो मैं कहता हूं कि जब एक
कंपाउंड जो कि NaCl है, मैंने वो बनाया है। अब ये किससे बनेगा? जब ये अपने ही एलिमेंट से मिलके बने, ठीक है ना, अपने ही एलिमेंट से मिलके बने जो कि स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट के अंदर होने चाहिए। ये दोनों स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में है। तो जब वो 1 मोल NaCl का बनेगा तो इस केस में जो डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा HF के। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जब कोई कंपाउंड, ठीक है ना, जब आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, आयनिक कर लेते हैं, जब कोई आयनिक कंपाउंड अपने ही एलिमेंट से मिलके बनेगा तो उस केस में जितना हीट का लेन देन होगा वो डेल्टा H के F के इक्वल होगा। और जब कोई आयनिक कंपाउंड अपने ही गैसेस आयन से बने तो उसके केस में जितना हीट का लेन देन होगा वो डेल्टा HL होगा। यानी कि यहाँ पे आयंस है और यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्स हैं जो कि अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में है। तो ये था इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। अब इन दोनों को ही हमने यूज करना है, तो इसीलिए इन दोनों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया ताकि आगे जाके मुश्किल ना पेश आए। तो चलो अब देखते हैं बॉन हेबर साइकिल क्या चीज होती है। तो बॉन हेबर साइकिल की मदद से बच्चों हम एंथैल्पी फाइंड करेंगे। कौन सी? लेटेस्ट एंथैल्पी। और किसकी फाइंड करनी है? हमें NaCl की लेटेस्ट एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये जो सारे का सारा बॉन हेबर साइकिल है वो असल में हेसिस लॉ पे बेस्ड है। तो हेसिस लॉ की स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि समेशन ऑफ एंथैल्पीज किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। लेकिन कब? जब प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक होता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो एंथैल्पी का सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के। इसी सारे के ऊपर आपका जो बॉन हेबर साइकिल है वो बेस्ड है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे तो हेसिस लॉ में इसको मैं एक्सप्लेन किया है, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको भी पता होना चाहिए ना। तो देखो, A से अगर आप Z की तरफ जाते हो, ठीक है, A से Z की तरफ जाते हुए 50 किलो जूल की जो एनर्जी है ना उसका चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं Z से A की तरफ वापस आऊंगा तो चेंज कितना हो जाएगा? -50। क्योंकि अगर इसकी तरफ जाते हुए +50 एनर्जी चाहिए तो यहां से वापस आते हुए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए, क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो इस स्टेट पे और स्टेट पे डिपेंड कर रही है, किसी रूट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर इसी में A को पहले B की तरफ ले जाऊं और फिर B को Z की तरफ ले जाऊं और इस रूट से इस रूट की तरफ जाते हुए +50 का चेंज आ रहा है और फिर Z से A की तरफ आते हुए -50 का चेंज आएगा। अब इन दोनों एंथैल्पी का कर दो सम तो वो किसके इक्वल होगा? 0 के। तो यही हेसिस लॉ बोलता है कि एंथैल्पी का सम किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। अब इसी चीज को हमने अप्लाई करना है NaCl के ऊपर, ठीक है, और वहां से क्या फाइंड करनी है? लेटेस्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, ये देखो जी, हमने लिया है Na जो कि सॉलिड स्टेट में है और हाफ मोल क्लोरीन ली है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जब ये Na सॉलिड है और क्लोरीन कौन से स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है, तो आपके पास बनेगा NaCl। तो ये एंथैल्पी किसके इक्वल होगी? देखो जरा जल्दी से, किसके इक्वल होगी? ये भी सॉलिड है, ये गैस है, तो ये एंथैल्पी आपकी डेल्टा HF के इक्वल होगी। और इस केस में एंथैल्पी जो है उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव का होगा। तो ये मेरे पास डायरेक्ट रूट हो गया, ठीक है, NaCl तक आने से। मैं एक और रूट भी आपको दिखा सकता हूं, ठीक है ना, उसके जरिए से भी हम NaCl तक आ सकते हैं। वो रूट क्या होगा कि मैं इन दोनों को पहले किस में कन्वर्ट करूं? गैसियस आयंस के अंदर कन्वर्ट कर लूं, ठीक है। ये गैसियस आयन सोडियम का बन गया और ये गैसियस आयन क्लोराइड बन गया, ठीक है। और अब इन दोनों से मैं इस तरफ आता हूं तो भी मेरे पास NaCl का ही मोल बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, ये दोनों गैसियस आयंस हैं और गैसियस आयन से जब आप आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल बनाते हो तो उसके केस में डेल्टा H किसके इक्वल होती है? डेल्टा HL के। और इस केस में ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? तो ये क्या होगी? नेगेटिव ही होगी, क्योंकि आप अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हो। अब यहाँ पे बुक में इस तरह से एरो भी शो किए गए हैं, ठीक है, कि अगर आप NaCl से वापस इस तरफ आते हो तो वो भी क्या होगी? डेल्टा HF फॉर्मेशन ही होगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? उल्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो डेल्टा HF होगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो कहता है कि आप अगर यहां से वापस जाना चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन डेल्टा HL की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो कहता है कि इस तरह से आपके पास दो रूट हैं NaCl को बनाने के। हमने ये दो रूट क्यों बनाए हैं? क्योंकि हम ये फाइंड करना चाहते हैं एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि इसी वे से पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास हेसिस लॉ है वो आपको क्या बोलता है कि ये एक स्टेट है, ठीक है, जिसको आप इनिशियल स्टेट बोलते हो, और ये फाइनल स्टेट है। वो कहता है कि अगर आपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ आना है, ठीक है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ आना है, तो एंथैल्पी का जो चेंज है वो उतना ही रहेगा जितना यहां से यहां आने में होगा,
और अगर आप यहाँ से घूम के आते हो तब भी इंथाल्पी का जो चेंज है वो क्या होना है, सेम ही रहना है, ठीक है, जैसे हमने वो पहले बात की थी। तो इसका मतलब जो आपका ये डेल्टा एच एफ है इस केस में वो इक्वल होगा इस इंथाल्पी के और इस इंथाल्पी के। तो इस इंथाल्पी को मैं क्या बोल देता हूँ, डेल्टा एच एक्स, ठीक है। तो वो मेरे पास इक्वल होता है डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल के, ठीक है ना। ये साइन अब नेगेटिव पॉजिटिव हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। ये सिर्फ साइन लिखा है कि इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव होगी जब आप यहाँ से यहाँ होगे, और इस डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी जब आप यहाँ से यहाँ होगे, ठीक है ना। वो सिर्फ वैल्यू के लिए लिखा। तो ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, जिसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेटेस्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरह से, देखो ये इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूं, डेल्टा एच एल इधर आने दिया है, इसको उठा के इधर भेज दिया तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा एच एफ प्लस के रहेगा, इसने इधर आने दिया माइनस का हो जाएगा डेल्टा एच एक्स। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर आपको डेल्टा एच एफ की वैल्यू मिल जाए और डेल्टा एच एक्स की वैल्यू मिल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच एल जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना आपने गौर करना है इस डेल्टा एच एक्स पे, ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बच्चों आपका अगर सोडियम को देखो ना तो सोडियम सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। मेरे पास जो सोडियम सॉलिड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ है। मतलब जब कोई एलिमेंट, ठीक है ना, जब कोई एलिमेंट से आप कोई गैसेस एटम बनाते हो तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होती है वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के। तो हमने यहाँ पे पहले इसकी करवाई एटमाइजेशन, फिर आपको यहाँ पे प्लस भी नजर आ रहा है तो फिर हमने क्या करवाई होगी इसकी आयोनाइजेशन भी। इसी तरह से इसका केस भी है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच एक्स है, ठीक है ना, ये क्या चीज है, इसको देखो जरा किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम ना यहाँ पे जा रहे हैं लेटेस्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट करने, लेकिन पहले मैं ये लिखता हूँ कि डेल्टा एच एफ की वैल्यू कैसे आएगी। तो देखो जब सॉलिड सोडियम रिएक्ट करता है हाफ मोल क्लोरीन गैस के साथ तो आपको क्या मिलता है, NaCl मिलता है। और इस केस में जो डेल्टा एच होगी वो डेल्टा एच एफ कहलाती है और ये इक्वल होती है -411 किलोजोल पर मोल में, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं, ये इक्वल होती है -47 किलोजोल पर मोल, ठीक है। क्यों ये एंथैल्पी फॉर्मेशन के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना है जो कि अपने स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में थे। और ये वैल्यू आपके पास कहां से आएगी, ठीक है, ये वैल्यू बच्चों आपके पास आएगी कैलोरीमेट्री से। आप कैलोरीमीटर को यूज करोगे तो वो आपको ये वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। अब हमें ये डेल्टा एच एक्स चाहिए क्योंकि डेल्टा एच एफ भी चाहिए था, इसको फाइंड आउट कर दिया है। अब उस डेल्टा एच एक्स को देखो वो कैसे आएगा हमारे पास। तो वहां पे मैंने बोला था कि ये डेल्टा एच एक्स है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स हो रहे हैं। अब वो मैं स्टेप बारी बारी लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि सोडियम का केस हम उठा लेते हैं। सोडियम सॉलिड को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, सोडियम गैस के अंदर, यानी कि सोडियम एटम के अंदर कन्वर्ट करना है। ये एलिमेंट को हमने एटम के अंदर कन्वर्ट करना है। जब एटम को एलिमेंट को एटम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो एंथैल्पी होती है वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के इक्वल होती है, ठीक है। और ये होती है आपके पास 108 किलोजोल पर मोल में, इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास कहां से आएगी, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो सोडियम की है ना वो डिफरेंट एंथैल्पीज चाहिए होगी। जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसकी, सोडियम की, फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को हम यूज करेंगे और साथ ही साथ हम यूज करेंगे सोडियम की हीट कैपेसिटी को। इन सब को जोड़ देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये लिटरेचर वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। अब ये चीज हमने बना ली है। अब देखना कि सोडियम जो गैसियस एटम था, ठीक है ना, इसको क्या किया है हमने, आयोनाइज करना है, ठीक है। आयोनाइज करेंगे तो ये सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमने उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। देखना ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, एक फोर्स है, ठीक है ना। आपको इस फोर्स को तोड़ना है। इस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको क्या होगी, चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए तो मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जिस तरह से एटमाइजेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही थी। एटमाइजेशन की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही थी, क्योंकि सॉलिड को आप कन्वर्ट कर रहे हो गैस में, तो मतलब आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी इस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको, ठीक है ना, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब ये एनर्जी क्या कहलाती है आपके पास, क्योंकि जब ये यहां से निकल जाएगा
तो ये जो एटम होगा वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, सोडियम। तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और ये इक्वल होती है 496 किलो जूल पर मोल में, ठीक है, 496 किलो जूल पर मोल की ये वैल्यू आपके पास इक्वल होती है, ठीक है। इस तरह से समझ आ गई आपको इसकी भी। अब ये हमने एक आयन जो है वो प्रिपेयर कर लिया, अभी हमें क्लोराइड आयन को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा कि आपके पास हाफ मोल क्लोरीन गैस आपको दी गई है, ठीक है। इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्लोरीन एटम के अंदर, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से कहां जा रहा है, एटॉमिक फॉर्म के अंदर। तो मतलब यहाँ पे भी जो एंथैल्पी चेंज होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा एच एटमाइजेशन के इक्वल ही होगी, ठीक है। और ये होती है इस केस के अंदर 1 to 1 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतनी के इक्वल होगी। अब ये जो क्लोरीन एटम है, ठीक है, गैसेस एटम है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ये वाला जो यहाँ से निकला था वो ऐड करना है। वो इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला था वो यहाँ पे यूज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने बच्चों किया गया है कि ये क्लोरीन का न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको उठा के आपने इसके अंदर घुसाना है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ पे आएगा तो इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर आने के बाद जब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है ना। तो आपको पता है ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए एनर्जी क्या होगी, वो निकलेगी, ठीक है ना। एनर्जी निकलेगी तो मतलब यहाँ से जो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। और वो नेगेटिव कितनी होती है, 349 किलो जूल पर मोल, इतनी वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यहां तक सारा कुछ क्लियर है। अच्छा, ये एंथैल्पी का नाम क्या होगा, तो इस एंथैल्पी का नाम होता है एंथैल्पी कौन सी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना प्रमोशन में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने उसके साथ E लिख दिया। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इस रिएक्शन सारे को ऐड कर देना है। जब आप इस रिएक्शन को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देखना कैसे आती है, ये सोडियम गैसियस है, ये भी गैसियस है, दोनों ऑपोजिट साइड पे थे, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन गैस कैंसिल हो गई। तो देखो इस साइड पे क्या बचा है, इस साइड पे मेरे पास बचा है Na सॉलिड, ठीक है, और इसमें हाफ Cl2, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में थी, ठीक है। इधर क्या बचा है, इधर बचा है Na प्लस प्लस और ये Cl नेगेटिव। तो वही चीज नहीं बन गई हमारे पास। तो इट्स मीन कि यहां से यहां जाते हुए एंथैल्पी किसकी इक्वल थी, डेल्टा एच एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस पूरे रिएक्शंस की एंथैल्पी को जमा कर दोगे तो वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा एच एक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो डेल्टा एच एक्स है वो इक्वल है डेल्टा एच एटी के। अब ये डेल्टा एच एटी किसकी है, Na की लिख लो इस तरह से, ठीक है, और प्लस डेल्टा एच आई, ये किसकी है, Na की, ठीक है, सोडियम की Na की, और फिर डेल्टा एच एटी, ठीक है, ये किसकी है, ये क्लोरीन की है, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा एच ई किसकी है, ये भी क्लोरीन की है। इन सारी एंथैल्पी को सम कर दो, आपके पास डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं ऊपर से करूंगा इसको साफ और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो डेल्टा एच एक्स होगा वो इक्वल होगा सोडियम की एटमाइजेशन एनर्जी कितनी है, 108, प्लस उसमें किया सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो कितनी होती है 496 किलो जूल पर मोल, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास है एटमाइजेशन एंथैल्पी किसकी, क्लोरीन की, वो कितनी है 1 to 1, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है एटमाइजेशन नहीं है, ये है एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली है, ठीक है ना, एंथैल्पी ये कितनी है आपके पास क्लोरीन की, ये माइनस में है। तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये है 349 किलो जूल पर मोल, लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा एच एक्स आपके पास आ जाएगा, इन सबको ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से, तो वो होता है आपके पास 376 किलो जूल
पर मोल आपके पास ये आंसर आ गया डेल्टा एच एक्स का। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया डेल्टा एच एक्स का। अभी अभी हमने इसी को साफ किया तो उसके नीचे आपके पास डेल्टा एच एफ की वैल्यू भी आ गई थी, ठीक है ना, जो कैलोरीमेट्री से आई थी, वो थी -411 किलोजूल पर मोल, इतनी ही आई थी ना। अब आपने उस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है, इसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है, ये चाहिए नहीं है हमें। अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि समेशन ऑफ एंथैल्पी कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आओ तो जो डेल्टा एच होगा वो इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ का जो डेल्टा एच है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एच एफ के, ठीक है। और वहां से यहाँ तक आने में डेल्टा एच किसके इक्वल है, वो इन दोनों के सम के, डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल के इक्वल था, ठीक है। हमें ये चीज चाहिए तो इसको एक साइड पे कर लो, ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो ये डेल्टा एच एफ माइनस हो जाएगा डेल्टा एच एक्स, क्योंकि इसको उठा के दे जाए, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं तो वो आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब डेल्टा एच एफ कितना था, -411 किलोजूल पर मोल माइनस, ठीक है। अब ये माइनस है तो ये प्लस का है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 376 किलोजूल पर मोल में आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंथैल्पी, लेटेस्ट एंथैल्पी की। अब इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। 6 और ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, माइनस का साइन इसके बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये हो जाएगा किलोजूल पर मोल। तो ये आपके पास आ गई डेल्टा एच एल की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने काफी आसानी के साथ लेटेस्ट एंथैल्पी फाइंड आउट कर ली है, जो कि डायरेक्ट वे से आप कभी भी लेटेस्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो देखो यहाँ पे गैसियस सोडियम एटम है और ये गैसियस क्लोराइड आयन है, ठीक है। इन दोनों को आइसोलेट रखना और फिर उनका रिएक्शन करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और फिर ये नोट करना कि ये कितनी एंथैल्पी निकाल रहे हैं वो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो ये जो था लेटेस्ट एंथैल्पी को इनडायरेक्ट वे से बाय यूजिंग हेसिस लॉ एंड बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से हम लेटेस्ट एंथैल्पी को इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ था आपका बॉर्न-हैबर का काम जो उन्होंने लेटेस्ट एंथैल्पी के लिए किया था। लेकिन यहाँ पे सम टाइम पेपर में क्वेश्चन वो ये देता है कि आपने लेबल डायग्राम बनानी है बॉर्न-हैबर साइकिल की, ठीक है। तो वो भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, देखना इस तरह से आपने बनानी है। तो उसके बाद ये हमारा टॉपिक हो जाएगा फिनिश। तो सबसे पहले तो आपने ये वाली इक्वेशन को लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। Na सॉलिड, इसमें हाफ Cl2 गैस ऐड करनी है, ठीक है। ये आपके पास हो गए रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो किस्म के एरो हैं, ठीक है ना, वो तो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब सुन लो कि ये दोनों किस्म के एरोस है ना, ये आपको क्या बताते हैं, आपको ये बता रहे हैं कि जो नीचे को एरो होगा, नीचे को एरो होने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन, मतलब एनर्जी निकलेगी। ऊपर को जो एरो होगा उसका मतलब है पॉजिटिव साइन, मतलब एनर्जी जज़ब होगी। तो वो स्टेप जिनमें एनर्जी जज़ब होगी उनके लिए एरोस आपने ऊपर की तरफ लगाने हैं, और जिनके लिए एनर्जी जज़ब होगी उनके लिए एरो आपने नीचे रखने हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, देखना बड़ा इजी है। तो ये आपके पास रिएक्टेंट हो गए। इन रिएक्टेंट को अगर मैं इस रे के साथ NaCl बनाऊं तो आपको पता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NaCl के अंदर, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, NaCl बन गया। और इस केस में जो एंथैल्पी होती है, जब ये दोनों अपने ही एलिमेंट से मिलकर बनेगा तो एंथैल्पी किसकी इक्वल होगी, डेल्टा एच एफ के इक्वल होगी। और डेल्टा एच एफ किसकी होगी, ये NaCl की, ठीक है। ये किसकी आ गई, NaCl की डेल्टा एच एफ आपके पास आ गई है, ठीक है। और ये कितनी थी अभी हमने फाइंड किया, -411 किलोजूल पर मोल। इसको लिखने, चलो लिख ही लेते हैं, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इनके आयंस बनाएं और फिर आयंस का रिएक्शन करवाएं। तो आपने करना क्या है भाईजान, एरो ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि आपने पहले सोडियम का बेड़ा गर्क करना है, ठीक है ना। अच्छा, क्लोरीन को हम वैसे ही लिखते जाएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ अभी सोडियम पे काम करना है। सोडियम को हमने सॉलिड से किसमें कन्वर्ट करना है, पहले गैसियस एटम के अंदर। तो मैंने ये इसको कन्वर्ट कर दिया सोडियम एटम के अंदर, और साथ में हाफ जो क्लोरीन है वो वैसे ही आपने लिखते जाना है, ठीक है ना, उसको साथ घसीटते रहना है।
अब यहां से यहां तक जाने में इंथाल्पी क्या हुई है, चेंज हुई है। देखो ये सॉलिड से कन्वर्ट हुआ है गैसेस एटम के अंदर, यानी कि हम एटम बना रहे हैं, तो उसके केस में जो इंथाल्पी होती है वो इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाती है। अब किसको आपने चेंज किया है, वो है आपके पास सोडियम की, और इसकी वैल्यू कितनी थी वो इस साइड पे लिख देता हूं, वो थी 108 किलोजोल पर मोल में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस गैसेस एटम को आपने आयन बनाना है। अच्छा समटाइम ना यहाँ पे इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन की जगह पे सब्लिमेशन इंथाल्पी भी लिखी जाती है, वो क्या होती है, तो देखो सॉलिड से आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको गैस के अंदर, ठीक है ना, तो सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट करना डायरेक्टली वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो उसके लिए परेशानी होना, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन और सब्लिमेशन की वैल्यू दोनों ही क्या है, सेम है सोडियम के लिए। अब बच्चों आपने करना क्या है, इस सोडियम गैस को कन्वर्ट करना है इसमें सोडियम आयन के अंदर, ठीक है ना, सोडियम एटम को सॉरी कन्वर्ट करना है सोडियम आयन के अंदर। जब ये इसमें से एक आयन आपने बनाया है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, बाकी आपका जो हाफ क्लोरीन है वो बिल्कुल वैसे ही साथ चलता रहेगा। ठीक है, इनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिख दो। अब यहां से आपने इसको आयोनाइज करवाया तो उसके लिए इंथाल्पी किसकी इक्वल होगी, डेल्टा एच आई के, ठीक है ना। आयोनाइजेशन इंथाल्पी किसकी करवाई है आपने, सोडियम करवाया, तो साथ में सोडियम लिख दो। ठीक है, अब ये कितनी थी, 1 2 सॉरी इसको आयोनाइज करवाना है तो 496 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, फिर ये आयोनाइज होगा। ठीक है, अब इसका आपने सारा जो कुछ करना था वो कर लिया है। अब ये भाई साहब जो है ना, इनका आपने एटम बनाना है, तो इनको एटम बनाना है तो मतलब इनको भी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो एनर्जी दो। ठीक है, तो आपके पास अब इसको आपने वैसे ही लिखते रहना है। ठीक है, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और साथ में ये जो था वो आपके पास अब क्या बन गया है, Cl गैसियस एटम बन गया। मतलब आपने क्या किया है यहाँ पे, ये देखो ये Cl और Cl का जो बॉन्ड था उसको तोड़ा है, तो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल देते हैं, या आप समझ लो कि इसको मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट किया है गैसियस एटम के अंदर। तो इसको भी हम बुक में जो वर्ड यूज किया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, किसकी है, अब ये क्लोरीन की है, और ये किसके इक्वल होती है, 1 to 1 किलोजोल पर मोल में। ठीक है, अब यहां तक आपकी इंथैल्पी जो थी ना वो बढ़ रही थी, एरोस आप ऊपर की तरफ लगा रहे थे, ठीक है ना, आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी। अब यहां से अगर आप देखोगे ना तो आपने बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन गैसेस एटम के अंदर ऐड करना है। मतलब क्लोरीन का जो सॉरी क्लोराइड एटम है, ठीक है, सॉरी इस क्लोरीन को आपने क्लोराइड बनाना है। ठीक है ना, तो उसके करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। ठीक है, जब आपको पता है किसी गैसेस एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो एनर्जी निकलती है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हो। ठीक है, तो यहां से अब जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो सोडियम गैसेस एटम आयन जो है वो तो वैसे ही रहेगा, साथ में आपके पास ये क्लोराइड गैसेस आयन आपके पास बन जाएगा। अब जैसे ही ये बना है तो इसके लिए जो एंथैल्पी होगी वो डेल्टा एच क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वो किसके इक्वल किसकी हुई है, अब ये क्लोरीन की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होती है -349 किलो जूल पर मोल में। माइनस का साइन है क्योंकि एनर्जी खारिज हुई है। अब बस ये दोनों प्रिपेयर हो गए हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये आप इसकी तरफ ले आओ इसको, और इसके केस में जो डेल्टा एच होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा एच लेटिस की। ठीक है ना, लेटिस एनर्जी की, क्योंकि दोनों गैसेस साइंस हैं और उनसे मिलकर एक मोल सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है, तो ये किसके इक्वल होगी, डेल्टा एच एल के इक्वल हो जाएगी। अब देखो जी, यहां से यहां तक आने में -411 का चेंज है, और ये कितनी वैल्यू आई थी, -787 किलोजूल पर मोल। अभी हमने वहां पे लिखा था ना कि समेशन ऑफ एंथैल्पीज जो होता है वो 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस में। अब किस तरह से इस पे बेस है सारा देखना। देखो यहां से यहां तक जाते हुए -787 किलोजूल का जो है ये लेटेस्ट एंथैल्पी आ रही है, और अगर आप इन सभी एंथैल्पी को सम कर दोगे तो आपके पास डेल्टा एच एक्स आ जाएगा। अभी हमने डेल्टा एच एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास आती है ये वाली, डेल्टा एच एफ इक्वल होता है डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल के। ठीक है, डेल्टा एच एफ की वैल्यू है -411 इज इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा एच एक्स कितना था, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी 376, और ये प्लस का है लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव के साथ है तो मैंने इसको लिख दिया -787। ये -411 इज इक्वल टू हो जाएगा
-4 11 के ही। अब इसको उठा के इधर भेज दो, ठीक है। ये -4 11 क्योंकि हमने सम करना है ना एंथैल्पी का, +4 11 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 0 इक्वल हो गया 0 के। तो यही वो कह रहा है कि समेशन ऑफ एंथैल्पी की साइकिल प्रोसेस में 0 के इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉर्न हैपर साइकिल को यूज करते हुए या हेल्स लॉ को यूज करते हुए लेटिस एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपके पास सोडियम क्लोराइड का, लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो और ज्यादा बिल्ड हो सकें। देखो मेरे पास है, सपोज कर लो कि क्या है कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। तो इसको आपने इसकी आपने लेटेस्ट एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है कैल्शियम ऑक्साइड की। तो ये किससे बना होगा, ठीक है। ये बच्चों कैल्शियम लो और ऑक्सीजन को लो, ठीक है। इन दोनों से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आपका जो टॉपिक था, ठीक है ना, कोर्स रिलेटेड, वो खत्म हो चुका है। तो इसको बेशक आप देखो या ना देखो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ये हो जाते हो, ठीक है। पहले आप एक तो ये रूट हो गया डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड बनाने का, ठीक है। तो ये डेल्टा एच एफ होता है, ठीक है। और दूसरा रूट क्या है कि आप पहले इसको गैसियस आयंस के अंदर कन्वर्ट करो और इसको -2 के अंदर कन्वर्ट करो, फिर आप इन दोनों का रिएक्शन करवाओ। तो यहाँ से डेल्टा एच एल हो गया और ये डेल्टा एच एक्स होगा। तो इस तरीके से आप इसकी भी डेल्टा एच एल को कैलकुलेट कर सकते हो। करना आपने क्या है कि सबसे पहले ये जो कैल्शियम है, ठीक है, इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। फिर बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके अंदर से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको तो इसको +2 में लेके जाना है, यहाँ पे इसकी +2 ऑक्सीजन स्टेट है, इसकी -2 है, ठीक है। तो कैल्शियम +1 के अंदर से आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे आ गया कैल्शियम +2, ठीक है। अब ये कैल्शियम +2 बना लिया। तो इसी तरह से O2 को पहले कन्वर्ट करो ऑक्सीजन एटम के अंदर, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम के अंदर आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन जो पहले निकला था यहाँ से, ठीक है ना, इसको बेशक खत्म ही कर दो। फिर चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लो, एक यहाँ पे रख लो। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये O-1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो भाई, तो ये हो जाएगा O-2, ठीक है। तो इस तरह सभी एंथैल्पी का सम करके आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो फिर ये वाली वैल्यू रखना, ये वाली वैल्यू रखना, तो इस तरह आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी।